हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, आज हम आए हैं नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में, जो कि यहाँ पर संविधान समारोह चालू है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मुख्य वक्ता जो है आज आने वाले हैं। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जो एक लेखक है, सामाजिक कार्यकर्ता है और राजकीय विश्लेषक भी है। आज वो प्रमुख वक्ता की तौर से यहाँ पर नागपुर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है, कुछ दिनों पहले जो हमने एक वीडियो डाला था वेलतुर का, जहाँ लक्ष्मण जी यादव उन्होंने वहाँ पर बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया था। वो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जल्दी, वो बहुत जल्दी में है नागपुर, वो फिर से आएंगे। तो उन्होंने आज अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तो दोस्तों, वो आज कन्वेंशन सेंटर में आ रहे हैं प्रमुख वक्ता की तौर से। तो चलिए चलते हैं, अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पर आने ही वाले हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिए। बहुत ही अच्छा वीडियो है आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए। लक्ष्मण यादव सर, इनका आगमन हो चुका है। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बोला डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, संत कबीर की। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मला मराठी येत नाही, अब इतना ही सीखा है आपसे माफ़ी मांगने के लिए। अच्छा होता कि मराठी में बोल लेता, लेकिन समझ में आती है, क्योंकि जितना जितना प्रेम, जितना मोहब्बत नागपुर और महाराष्ट्र से मिल रही है, ऐसा लगता है कि मराठी सीख लेनी होगी बहुत जल्दी। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मराठी में बोलने की कोशिश जल्दी से पूरी कर सकूं। बहुत शुक्रिया आप सबका, इस आयोजन समिति का। संविधान दिवस समारोह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये जो कार्यक्रम रखा गया है संविधान दिवस समारोह का, इसकी पूरी आयोजन समिति को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस आयोजन में हमें अपनी बात रखने और आपसे मिलने का मौका दिया है। इसके लिए पूरी आयोजन समिति का बहुत आभार। और इस सभागार में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। पहली बार इतना विस्तार से मेरा परिचय दिया गया और इसे आप बिल्कुल गंभीरता से न लें, क्योंकि अपने लोगों को बहुत मोहब्बत करते हैं। ये झलकता है कि आपने कितना प्रेम से, कितना हृदय से मेरा परिचय दिया है। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये अपनापन है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको बहुत गंभीरता से न लें। ये बहुत मन से लिखा गया परिचय था। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपकी नज़रों में, आपके जहन में हम जैसे लोगों के लिए इस तरह का प्यार है, मोहब्बत है, तो ताउम्र से निभाने की कोशिश में लगे रहें, ताकि आप निराश ना हो। शुक्रिया इस बात का भी कि आपने संविधान दिवस समारोह रखा है, और संविधान दिवस समारोह जिस बिल्डिंग में हो रहा है, जिस भवन में हो रहा है, इसका नाम ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है। तो इसी को हमारे यहाँ हिंदी में कहावत कही गई है, सोने पर सुहागा। बाबा साहब को याद करना है, बाबा साहब के नाम के भवन में याद करना है, और उनके सबसे शानदार काम भारत के संविधान पर बात करनी है। तो ये एक ऐतिहासिक मौका है हम जैसे लोगों के लिए। सबसे शुरुआत में ही बातचीत के ये कबूलनामा, जो मैं बहुत शिद्दत से हर बार कबूल करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक ज़िले आजमगढ़ का रहने वाला, एक किसान, गरीब, सामान्य परिवार का एक व्यक्ति, जो शायद वहीं कहीं गाय भैंस चराया करता होगा,
क्योंकि उसके पुरखे वही काम किया करते थे। लेकिन हमारे हाथ से खेती किसानी के औजार छीनकर, गाय भैंस चराना छोड़कर हमारे घर वालों ने हमें पढ़ने का मौका दिया, हाथ में कलम और किताब दी और यहाँ तक पहुँचे। तो अक्सर ये लगता था कि घर वालों की मेहनत से, उनकी कुर्बानी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये ठीक भी है। मगर जब खुद को जाना, अपना इतिहास जाना, तो ये कबूल करते हैं कि न जाने कितने लोगों के घर वाले चाहते होंगे कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, मगर जाने कितनी पीढ़ियां कुर्बान हो गई। आज हम यहाँ हैं तो इसलिए हैं क्योंकि इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू है। अगर भारत का संविधान लागू न हुआ होता तो शायद हम कहीं वहीं अपने इलाके में गाय भैंस चरा रहे होते। यहीं से मेरी शुरुआत है संविधान दिवस को याद करने की। संविधान ने हमें इंसान का दर्जा दिया, हमें बराबरी पर लाकर खड़ा किया, और संविधान को हम यहां से याद करते हैं। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। असल में जब भी हम भारत के संविधान को याद करते हैं, कुछ लोगों को मौका मिला तो उन्होंने किताब गीता कुरान लिखी। उनके लिए सबसे बड़ी अहमियत गीता कुरान की होगी, किसी को अपने धर्म की किताब की होगी। मगर इस देश का कोई अगर सच्चा नागरिक है तो उन सब के ऊपर सबसे ज्यादा अहमियत अगर किसी की होगी तो भारत के संविधान की होगी, क्योंकि भारत का संविधान ही उन्हें गीता और कुरान की भी मानने की इजाजत देता है। ये बहुत गहरी बात है। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान, इस संविधान की सबसे खूबसूरत बात देखिए कि ये भारत का संविधान उनके भी काम आ जाता है जो दिल से भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। ये उनकी भी मदद करता है, और इसलिए हम इस संविधान को बहुत शिद्दत से याद करते हैं, और इसलिए हम उसे पूजने की नहीं, उसे पढ़ने, समझने और जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम भारत के संविधान को सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं। और आज जो विषय आपने इस पूरे आयोजन में मेरी बातचीत के लिए रखा है वो भारतीय संविधान की प्रस्ताविका, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना। और मेरे आगे ये लगा हुआ है वही प्रस्तावना, हमने शपथ ली उस प्रस्तावना की, जिसका पर दोहराना होगा। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी, हमारे एक कवि हैं जिनको लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, बाकी छोड़ देते हैं उसमें क्या है क्या नहीं। उस किताब में लिखते हुए उन्होंने कहा कि इसका बार बार अगर आप पाठ करेंगे तो आपके जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा और आपको मोक्ष मिलेगा। मुझे नहीं पता कि उस किताब के पढ़ने से जीवन का कष्ट दूर होता है कि नहीं, मोक्ष मिलता है कि नहीं, मगर मुझे यह भरोसा है कि भारत के संविधान को बार बार पढ़ने से आपका कष्ट जरूर दूर हो सकता है और आप इस जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पुरखे उन्होंने किताब लिखे, और मैं सबसे पहले अपनी बातचीत की शुरुआत में एक बेहद दिलचस्प प्रसंग याद करना चाहता हूं, संविधान सभा की बहस का। हमारे पुरखे, जिसका 6 दिसंबर पर निर्वाण दिवस आने वाला है, चंद रोज बाद वो दिन जो असल में दुख देता है, जिसने हमसे बहुत कम वक्त के मोहलत दे करके हमारे पुरखे को हमसे छीन लिया, वो 6 दिसंबर और 26 नवंबर के बीच में आज का कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए हम संविधान को भी याद करेंगे और अपने पुरखे को भी याद करेंगे, जिसका रिश्ता गहरा है भारत के संविधान से। पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिया, उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछ करके भेदभाव किया। बाल मन के बाबा साहब घर लौटे, मां से पूछा कि ये क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं। मां ने कहा क्योंकि हम उनके नीची जाति में आते हैं।
बच्चे ने पूछा कि ये कहाँ लिखा, कैसे पता कि हम किस जाति में आते हैं? माँ ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम सब छोटी जाति, नीची जाति से आते हैं। और बच्चे ने कहा कि माँ किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए हम अपने पुरखे को याद करते हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं कि जिसे पढ़ने से बाहर बिठाया उसने 32 डिग्रियां हासिल कर ली, विदेश में पढ़ाई की, 4-4 PhD की डिग्री। अभी हमारे संबोधन में, हमारे परिचय में आदरणीय जो बोल रहे थे कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर पहले लगा हुआ है, तो जब मेरे नाम के पहले डॉक्टर लगा सर, तो गांव में गया तो लोग अपना सर दर्द का इलाज की दवा पूछने लगे। तो हमने कहा देखो भाई, इस शारीरिक बीमारी के इलाज की दवा का डॉक्टर तो दूसरा है, हम तो समाज की बीमारी के इलाज की दवा करने के लिए काम करते हैं। इसलिए हम डॉक्टर इन फिलॉसफी, हम समाज के बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा प्रोफेशन भी शिक्षक का है। इसलिए मैं कोट करना चाहता हूं, हमारे पुरखे को पढ़ने का मौका नहीं दिया, फिर भी उसने कलम नहीं छोड़ी। 32 डिग्रियां, 4-4 PhD की डिग्री, और एक भी डिग्री फेक डिग्री नहीं थी। इशारे में समझ जाइए, सारी डिग्री ओरिजिनल थी। ये नहीं था कि कोई डिग्री मांगी तो ओरिजिनल डिग्रियां। हुनर और काबिलियत ऐसी कि उन्होंने अपने हुनर और काबिलियत से, जब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और चुना जा रहा था, तो बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि एहसान कर दिया किसी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर। मगर हकीकत यह है कि उस वक्त पूरे मुल्क में उनसे ज्यादा काबिल और हुनरमंद दूसरा कोई था ही नहीं जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उतने पढ़े लिखे, उतने हुनरमंद थे। मैं गया हूं उस जगह, गुजरात के सयाजी बाग वडोदरा में, पुराने लोग जानते हो। बाबा साहब लौट कर आए तो नौकरी करने गए, और नौकरी भी ऑफिसर रैंक के थी, पढ़कर आए थे। अपनी काबिलियत से वो नौकरी जिसका वादा था वो करने गए, चपरासी फाइल फेंक कर दिया करता था, पीने का पानी अलग, और अपमान इतना, जलालत इतनी, रहने का घर नहीं दिया जाति देखकर। और जब इतना सब कुछ हुआ, एक जगह जब बहुत ज्यादा ये अत्याचार बढ़ा, बाबा साहब टूट गए, वापस लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने आए, तो वो आज भी वो जगह संकल्प भूमि जहां बैठकर वो रोए थे। मैं गया हूं उस जगह पर। बाबा साहब अंबेडकर का इतना अपमान, अगर वो देश छोड़कर भागने वाले होते तो इतनी डिग्रियां थी, विदेश में किसी भी देश में जाते, क्लास 1 की नौकरी होती, कोई जाति पूछकर भेदभाव नहीं करता, शान से जिंदगी जीते कि ये मुल्क रहने लायक नहीं है। इतना पढ़ लिख कर आए तब भी ये जातिवाद करते हैं, वो देश छोड़कर चले गए होते। मगर हमारे पुरखों का इतिहास ये है, वो भागने वाले नहीं, वो बदलने वाले थे। वहां उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ के लौटा हूं तो मेरे साथ इतना भेदभाव, मेरे समाज के साथ कितना भेदभाव होगा। वहीं संकल्प लिया कि अब इस मुल्क में रहकर, इस मुल्क की बेहतरी के लिए तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने समाज को इस अपमान से मुक्त करने का बीड़ा न उठा लूं। इसलिए उस जगह को संकल्प भूमि के रूप में याद किया जाता है, और उस संकल्प को मैं याद करना चाहता हूं। और उस संकल्प की परिणति थी जो संविधान तक की यात्रा पहुंची। आजाद हुआ भारत तो इस देश में, इसकी आवाज थोड़ी ठीक करा दीजिए, अचानक बढ़ गई। तो जब देश आजाद हुआ तो कोशिश ही की गई कि बाबा साहब को गायब कर दिया जाए। यह हकीकत है इस देश की। बाबा साहब का पूरा लिखा हुआ कब प्रकाशित हुआ? 1980 के आसपास। जिसका आजादी में पूरा योगदान भी न हो, जिसके दिल में धर्म ज्यादा बड़ा अहमियत रखता हो,
जिन लोगों ने इस देश में यह लिखा है, महाराष्ट्र के लोगों, आपकी भाषा में, आप ही के बीच के लोग थे जिन लोगों ने यह लिखा कि ये कुणबी किसान तेली कुम्हार संसद में बैठकर क्या करेंगे, उन लोगों को तो इस देश में पढ़ाया गया कि वो आजादी की लड़ाई के दीवाने थे, वो राष्ट्रभक्त थे। जिनके दिल में धर्म ज्यादा बड़ा था वो भी देशभक्त पढ़ाए गए, और जिन्होंने इस मुल्क की कुर्बानी के लिए क्या क्या नहीं सहा, उनकी किताबें नहीं छपी गई। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? 1990 में आकर मिला। संयुक्त मोर्चा की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, मानवर कांशी राम का आंदोलन और उस सब की परिणत में बाबा साहब को भारत रत्न देने में इस देश की आजादी के 40 साल गुजर गए, मगर उन्हें पता ही नहीं था। आपके भारत रत्न के मोहताज नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर। वो अपने हुनर और अपनी काबिलियत से भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न बन चुके थे। बस वक्त था लोगों को पहचानने का। तो इस तरह का इतिहास इस देश का है, और हम जानते हैं। हमारे हाथ में कलम और किताब आई तो हमने पढ़ा है अपना इतिहास। क्यों डॉक्टर अंबेडकर का पूरा प्रकाशन 40 साल लग गए प्रकाशित होने में? उनके 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कब हुआ? 1990 में। उनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में। और लंबे समय तक जब अंबेडकर को मिटा नहीं पाए तो कोशिश में लग गए कि उन्हें केवल दलितों का नेता बने, कि मुक्ति में कोई योगदान न हो। तब हम जैसे लोगों ने पढ़ा और हमारे लोगों ने देश और दुनिया को यह बात समझाई, देश के ओबीसी को यह बात समझाई कि अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340 जिसमें ओबीसी को हक मिला, वो बाबा साहब ने जोड़ा। और उससे महत्वपूर्ण बात, जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह यह बताई कि ओबीसी के हित के लिए जो कमीशन गठित करना है वो नहीं बनाया जा रहा है, जिससे ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा है। इससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। फिर भी इस देश में यह नहीं बताया गया कि ओबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया है। दलितों के नेता थे, महिलाओं के लिए ग्रेच्युटी, पे ग्रेड, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, ट्रेड यूनियन के लिए काम करने वाले वेतन भत्ता, प्रेग्रेड ग्रेच्युटी की बात करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को कोई कॉमरेड डॉक्टर अंबेडकर की तरह नहीं पढ़ाया। 5 अखबार निकालते थे बाबा साहब, और पत्रकारिता में डॉक्टर अंबेडकर पत्रकार के रूप में नहीं पढ़ाए गए। फेमिनिस्ट मूवमेंट में महिलाओं के आंदोलन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ाए गए। तो ये सारी यात्रा ये थी कि उनको बांट दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। मगर एक बात बाबा साहब भी जानते थे, इसलिए यूं ही नहीं लिख दिया था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब के लोग पढ़ने लगे, और आज देखिए देश नहीं दुनिया में जन आंदोलन और न्याय की हर लड़ाई में अगर कोई सबसे बड़ा आइकॉन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये इस देश का और उनका हुनर था, और इसलिए हम बाबा साहब को याद करते हुए संविधान को याद करना चाह रहे हैं। और इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि इस संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। सब मिटाकर, फर्क मिटाकर, गैर बराबरी मिटाकर। और एक बात और नागपुर से पूरे देश को सुनना और समझना चाहिए। हमारा अगर कोई 100 रुपया चुरा ले, हमारे पिता का अगर अपमान कर दे, हमें कोई गाली दे दे, तो हम इस बात के इंतजार में रहते हैं कि इसने हमारा अपमान किया है, मौका मिलेगा तो इसका बदला लेंगे। और बाबा साहब की कलम को मौका मिला था कि हजारों साल से जिनके पुरखों का अपमान किया गया, इंसान ही नहीं समझा गया, बाबा साहब के पास कलम में वो मौका था कि तुमने 2000 साल तक हमको अछूत बनाया, अब कम से कम 200 साल तक तुम्हें हम अछूत बनाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में कलम है। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने अपने पुरखों के होने वाले अपमान का बदला नहीं लिया। फर्क देखिए उनमें और हम में। उनके पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी, और हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखा जिसमें सब बराबर है, कोई किसी का बदला नहीं ले रहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस देश को बतानी चाहिए
कि बदला लेने की एक लाइन भी भारत के संविधान में नहीं लिखी है। और ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भी केंद्र में है तो न्याय का मूल्य है, समता का मूल्य है। और बाबा साहब इसलिए बाबा साहब बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए। पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। और मैं आज कभी खड़ा होता हूं आज के वक्त में, तो मुझे लगता है कई बार सबको याद करने की बजाय अगर हम अंबेडकर को अपना गुरु बना लें तो हम अपने आप उस पूरी विरासत से जुड़ जाएंगे जिससे डॉक्टर अंबेडकर जुड़े हुए। इसलिए हमारा भी कोई राजनीतिक सामाजिक गुरु है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे हैं। तथागत बुद्ध को से मिले नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर। महात्मा कबीर 2000 साल पहले तथागत बुद्ध, लगभग 700-800 साल पहले कबीर हुए। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हुई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उस पुरखे को मिले नहीं थे बाबा साहब, लेकिन उन्हें अपना गुरु बनाया था। और इवन महात्मा फूले से भी नहीं मिल पाए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। 1891 और उसके पहले तारीख आ गई 1888। लेकिन मुझे याद है कि इन तीनों गुरुओं से बिना मिले उन्हें अपना राजनीतिक और सामाजिक गुरु मानते थे बाबा साहब। हम अपना सामाजिक और राजनीतिक गुरु बाबा साहब को मानते हैं। इसलिए इस बात को हम कहना चाहते हैं। और आप यहां से देखिए कि संविधान निर्माण की प्रस्तावना में एक बेहद दिलचस्प काम हुआ। उस दिलचस्प काम को मैं यहां से याद करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सम्मानित मंच है, बहुत वैचारिक मंच है। मैं 2-3 नाम पढ़ रहा हूं। संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहां से की जाए, पहला शब्द क्या हो, इसको लेकर डिबेट शुरू हुई है संविधान सभा में। एक शख्स है जिसका नाम है HB कामत। इन्होंने सुझाव दिया कि भारत के संविधान की शुरुआत यानी प्रस्तावना की शुरुआत ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोग से होनी चाहिए। यानी सबसे पहला नाम होना चाहिए ईश्वर। दूसरे शख्स हैं संविधान सभा में गोविंद मालवीय। गोविंद मालवीय ने एक संशोधन पेश किया और उस संशोधन प्रस्ताव में लिखा कि परमेश्वर सर्वोच्च प्राणी और ब्रह्मांड के भगवान की दया से भारत का संविधान शुरू होना चाहिए। अगले शख्स का नाम है कोई समथिंग सक्सेना। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में भगवान और गांधी का नाम शामिल होना चाहिए और इसके खिलाफ तर्कों पर विचार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आयरिश संविधान वो अपने शहीदों की याद से और भगवान की स्तुति से शुरू होता है, दुनिया के कई संविधान से शुरू होते हैं। अगले शख्स है गोविंद मालवीय। उनका दृष्टिकोण था कि मैं एक विभाजन चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हम इस देश और इसके लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं और मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय पर कौन क्या सोचता है। इस तरीके से जो दक्षिणपंथी हिंदू विचार था कि कौन इस बात में सहमत है कि संविधान भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि तमाम लोगों के सुझाव आए हैं, इस पर वोटिंग होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान के नाम पर वोटिंग कैसे होगी, तो हाथ उठवाए गए। और यहां से इस देश के नागरिकों को एक बात समझनी होगी, उस हाथ उठवाने में कि भारत का संविधान किसी भगवान के नाम से शुरू हो, 41 यानी 41 लोग इसके समर्थन में थे, 68 लोग इसके खिलाफ वोट देते हैं। और उसके बाद बाबा साहब की चतुराई से ये देश का संविधान किसी भी और नाम के संबोधन से नहीं शुरू हुआ। इसका पहला लफ्ज है हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इससे इस देश का संविधान शुरू होता है। और ये कोई सामान्य बात नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सोच विचार कर और उनकी राय से कन्विंस लोगों ने हम भारत के लोग को सबसे बड़ा माना। और इसलिए मेरी नजर में ये जो हम भारत के लोग हैं, यही भारत है, यही देश है,
किसी भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीर के बीच में आने वाले जमीन के टुकड़े से देश नहीं बनता है। देश वहां के लोगों से बनता है, वहां के नागरिकों से बनता है। और यह बात संविधान सभा के समझदार लोग समझते थे। इसलिए उन्होंने इस प्रस्तावना की शुरुआत की है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और जैसे ही हम भारत के लोग हैं तो तमाम भेद तो यूं ही मिट गए, कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि यह देश तो ऐसा देश रहा है, कुछ लोगों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि भाई तुम लिख कर जा रहे हो अपने धर्म ग्रंथ में, तो एक दिन ऐसा आएगा लोग पढ़ेंगे और कहीं हंसने न लगे कि दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा हुआ और तुमने अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कहा कि हम मुख से पैदा हुए हैं। ये बात सुन करके आज कोई हंसेगा ही। इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो दोनों बाहें फैलाकर कहते हैं कि मैं युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आया हूं। और जब भारत लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। इस बात को नागपुर से ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता है? समझदार को इशारा काफी। तो वो युद्ध जो बुद्ध को याद कर रहे कहां, और देश बदल रहा है, समय बदल रहा है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगाने में भी आजादी का अमृत काल आ गया। 75 साल लग गए कि बाबा साहब की मूर्ति वहां पर लगाई जाए, लेकिन वो एक ऐतिहासिक दिन था। आज उस देश में न्याय की सबसे बड़ी संस्था, जिसमें मनु को सबसे बड़ा न्यायाधीश माना था लोगों ने, उसके सीने पर चढ़कर एक बैरिस्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ी है, जो रात के अंधेरे में भी डराई कि अगर किसी ने अन्याय की कोशिश की। इसलिए इन तस्वीरों और इन मूर्तियों की अहमियत होती है। हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। आज तक इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति बनी तो तथागत बुद्ध की, और सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ी गई तो बाबा साहब अंबेडकर की। ये इस देश की सच्चाई है, और इसलिए हम वी द पीपल ऑफ इंडिया पर बात करने आए। उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा था, फिर भी आप देखिए कि सबकी मुक्ति और आजादी की लड़ाई की, आजादी के लिए इस संविधान में सब कुछ लिख दिया। मैं एक और कोट करना चाह रहा हूं। बहुत गंभीर परिषद बैठी हुई है। अब भारत को समझने के लिए यहां से एक नई दिशा से देखिए। बाबा साहब अंबेडकर के बाद जो दूसरा नाम मैं लेना चाह रहा हूं उस संविधान सभा में, वो मरांग गोमके आदिवासी नेता, भारत राष्ट्र के निर्माता जयपाल सिंह मुंडा का नाम लेना चाह रहा हूं, जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में खड़े होकर इस देश के मूल निवासियों के लिए क्या कहा है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे कोटेशन को आप सुने और पूरा देश पढ़े कि हमारे लोगों ने कैसे इस देश के संविधान को बनाने की कोशिश की। पहला सवाल किया था जयपाल सिंह मुंडे ने कि हमारे इतने 3 करोड़ लोग आदिवासी हैं और संविधान सभा में केवल 5 लोग 6 लोग हैं आदिवासी तबके से नुमाइंदगी करने के लिए। और मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में एक और सवाल पूछा कि इनमें एक भी महिलाएं नहीं। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर जेंडर मूवमेंट के नेता हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले महात्मा बन ही नहीं पाते अगर उनके साथ सावित्रीबाई फूले खड़े न होती। और यह बात मैं पूरे दावे से कहना चाहता हूं। लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे, कलम हाथ में लेकर, 2 साड़ी लेकर, किसी का गोबर सहते हुए, किसी का पत्थर झेलते हुए, पूणे भिड़े वाला की गलियों में गुजरते हुए सावित्रीबाई फूले ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कलम और किताब हाथ में दी। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत वहां से बना है जहां सावित्रीबाई फूले गोबर सह रही थी और पत्थर सह रही थी शिक्षा देने के लिए। कल्पना करिए कि देश कहां था खड़ा कि आप स्कूल खोलेंगे तो आपको घर से निकाल दिया। स्कूल खोलने का ही गुनाह था ना। गोविंदराव फूले के घर जाकर के ब्राह्मणों ने वहां के समझाया कि तुम्हारा बेटा धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। पिता ने साफ कहा कि तुम या तो घर चुनो या स्कूल चुनो। अगर एक अच्छे पुत्र बनकर के ज्योतिबा फूले घर चुन लिए होते तो ये मुल्क कभी ऐसा बन ही नहीं पाता। मगर घर छोड़ करके अपना स्कूल चुना ज्योतिबा फूले ने। इसलिए आधुनिक भारत के निर्माताओं में भी सबसे बड़ा नाम ज्योतिबा फूले का आता है।
क्योंकि कलम और किताब हाथ में लेती है ना। और गोबर फेंकने वाला कौन था? एक इतिहास नागपुर के लोगों आपसे बेहतर कौन समझेगा? कोई जानता है क्या कि उसका नाम क्या था जिसने सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंका था? इतिहास में मिट गए वो लोग जो हमारे लोगों के ऊपर गोबर फेंकते थे। अमर हो गई सावित्रीबाई फुले। जब तक कलम और किताब जिंदा रहेगी तब तक सावित्रीबाई फुले जिंदा रहेंगी। यह फर्क होता है इंसानियत और इसके बीच। और एक और वाक्य कही दूं, जो कल सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंका करते थे, उनके वारिस ही आजकल गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं। 5 ग्राम गोबर खा लीजिए तो कोरोना ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा गोबर लीप लीजिए तो वायरसन से बच जाएंगे। अब मैं तो कहता हूं थोड़ा रोज गोबर का सेवन कि दिल बड़ा हो जाए और इंसान बन जाए, अगर गोबर में क्षमता बची हो। आप पशु के सामने रख दीजिए हलवा और गोबर, तो कभी गोबर नहीं खाएगा। और इंसान क्या क्या खा रहा है। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, समझदार को इशारा काफी है। आजादी के 75 साल बाद क्या आप इस देश को वहां ले जाना चाहते थे जहां कोई बाबा बैठकर पर्चा बनाकर किस्मत बताए और टेलीविजन पर बैठकर कहा जाए कि ये ऊपर से उतरे हैं, इनको चमत्कार मिला है कि ये पर्चा बताकर भविष्य बता देते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि उस बाबा ने अपने पर्चे में क्यों नहीं लिख दिया कि जो 41 श्रमिक मजदूर टनल में फंसे थे तो 15-20 दिन गुजर गया, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसका भी पर्चा बना देते तुम। पेट्रोल डीजल 35 रुपया लीटर मिलेगा, आपने वोट दिया था कि नहीं? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझदार को इशारा काफी। कौन ये नारा लगाया था? और जैसे ही प्रधानमंत्री बने, रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दी। आप लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। मैं देखो ज्यादा नहीं बोलूंगा ताकि आप लोगों के ऊपर कोई आंच ना आए, हम तो वैसे ही उनके रडार पर हैं। वो रोज हमें खोजते हैं कि ये जाकर लोगों को जगा रहा है, इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन ये है। तो फिर भी लेकिन इशारे में बात तो बोलूंगा ही। आपने वादा किया था कि कुछ नहीं बेचेंगे, और जैसे ही मौका मिला सब बेच रहे हो। क्या नहीं बिक रहा है बताइए? सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा तो वही जगह आरक्षण बचा था, सब कुछ बेच दिया। एरोप्लेन बेच दिया, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बिक गया। और सब कुछ बेचते बेचते अपने 2 दोस्तों को दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बना दिया और देश को कहां पहुंचा दिया? 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को फिर मिलता रहेगा। दिखाओ भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहां लिखा था कि मुफ्त में अनाज देना? अरे अम्बेडकर के संविधान में लिखा है तुम इस देश के लोगों को मुफ्त में रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई मुफ्त देने का था, और आज बाबा साहब के नाम पर अस्पताल जो बना है उसको बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। पढ़ाई और दवाई अगर मुफ्त होती तो हम लोगों के लोग 5 किलो अनाज मुफ्त से लेकर नहीं खाने को मोहताज होते। तुमने देश को यहां पहुंचा दिया कि 5 किलो अनाज दे रहे हो और सब कुछ बेचते चले गए। भाई उसका क्या बुरा माने? उसने तो पहले ही कह दिया था मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे। हमें ना आपको सोचना है ना, वो तो चला जाएगा, ना आगे नाक न पीछे पगा, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है। उसके कोई आगे पीछे तो है नहीं। हमारे लोगों के तो पुरखे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से एक बार रात में एक विदेशी आया और रात में पहुंच गया, और पुराने लोग सब जानते होंगे बाबा साहब अम्बेडकर जाग रहे थे, पढ़ रहे थे। उस पत्रकार ने आके पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप सोए नहीं? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लाइन बोली थी, मैं जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। इतना जागे, अपने बच्चे कुर्बान किया, परिवार तबाह हुआ, घर ठीक से नहीं चला पाए और बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए, केवल इसलिए कि हम उनके बनाए हुए भारत को बचा भी नहीं पाएंगे। क्यों लिखा था डॉक्टर अंबेडकर ने कि बड़ी मुश्किल से यह कारवां यहां तक पहुंचाया हूं, इसे आगे ले जाना, और आगे ना ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। बताओ नागपुर के लोगों, क्या हमारी आंखों के सामने वो कारवां मीलों पीछे नहीं ले जाया जा रहा है?
बचा क्या है इस संविधान में? मैं आऊंगा इस बात पर भी, कड़वी बात भी कहनी जरूरी है। मैं तो अभी केवल ये बता रहा हूं कि भारत का संविधान बना कैसे है। और सुनिए जयपाल सिंह मुंडा का कोटेशन, और उस कोटेशन में वो जयपाल सिंह मुंडा क्या लिखते हैं, कहते हैं, सभापति, श्रीमान सभापति जी, मैं उन लाखों अज्ञात लोगों की ओर से बोलने के लिए यहां खड़ा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आजादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं और जिनको बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और जाने क्या क्या कहा जाता है। पर मुझे अपने जंगली होने पर गर्व है, क्योंकि वही संबोधन है जिससे हमारे लोग इस देश में जाने जाते हैं। तेवर देखिएगा हमारे पुरखों में से एक जयपाल सिंह मुंडा का। हम जंगल के लोग अपने संकल्प को अच्छी तरह से समझते हैं। अपने 3 करोड़ आदिवासियों की ओर से मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। और हम समर्थन इसलिए नहीं करते कि यह देश के हर नागरिक की धड़कन और उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। इस संकल्प के बाद भी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। एक जंगली और एक आदिवासी होने के नाते संकल्प की जटिलताओं में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सभा से कहना चाहता हूं कि अगर कोई देश में सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है तो वो हमारे लोग हैं। पिछले 6000 सालों से उनकी उपेक्षा हुई है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है। मैं जिस सैंडल घाटी सभ्यता का वंशज हूं, उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहां बैठे हैं बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को धन और धरती छोड़ करके जंगलों में जाना पड़ा है। इसलिए यहां जो संकल्प पेश किया गया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहा। आप हम सब आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा ही नहीं सकते, बल्कि आपको ही उनसे लोकतंत्र सीखना है। आदिवासी पृथ्वी के सबसे पहले, पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं और इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस देश के संविधान में हमारी जगह ऐसी बने कि हमें भी महसूस हो कि हां, हमारा मुल्क आजाद हुआ है। ये कोटेशन पढ़ा था जयपाल सिंह मुंडा ने। और आज इस देश में आदिवासी अपने जल जंगल जमीन, अभी मैं 1 हफ्ता पहले बस्तर से लौटा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में वो जल जंगल जमीन बेची जा रही है और जो आदिवासी वहां लड़ रहा है उसको गोली मारी जा रही है। और जब सदन में पूछा गया कि आपने आदिवासियों को गोली क्यों मारा, तो मंत्री खड़ा होकर कहता है मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, गलती हो गई। क्या इस देश के नागरिक की जान की कीमत यही है कि कोई गलती से गोली? इसलिए मैं यहां खड़े होकर पूछना चाहता हूं, बताइए 2023 में भारत का संविधान कितना बचा है? कितनी मुश्किल से बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने एक एक क्लॉज पर पढ़ करके इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ डिबेट करके एक न्याय, समता और बंधुता का भारत बनाया है। और आज इस देश को कहां पहुंचाया जा रहा है? इस देश की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए और यह अलग बात है कि नहीं भी जोड़े जाते तब भी बाबा साहब उसे ऐसा बना गए थे कि वो सेकुलर और सोशलिस्ट ही था। ये भले बाद में जोड़े गए, लेकिन जो मूल अधिकारों का पूरा खाका है भारत के संविधान का, वो तो ऑलरेडी सेकुलर है। आप कल्पना करिए कि इस देश में नारा लगा करके, भगवान के नाम पर नारा लगा करके देश में हत्या हो रही है और जोर जोर से नारा लगाते हैं। मैं याद करना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त जब था तो देश के बड़े बड़े नेता कहते थे हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, क्योंकि आजादी का अमृत काल चल रहा है। तो 26 जनवरी आने वाली है, उस दिन तुम देश को यह कहना कि हर घर संविधान, और घर घर संविधान, तब जाकर के भारत बचेगा और लोग संविधान की अहमियत समझेंगे। तिरंगे से प्रेम है उनको जिनका यही चंद किलोमीटर पर मुख्यालय है और 52 साल तक तिरंगा ही नहीं फहराया था। मैं भोजपुरी इलाके से आता हूं, हमारे यहां कहावत है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसका मतलब जानते हैं, 3 बड़ा अशुभ अंक है और भारत के तिरंगे में 3 रंग है। ये कह के विरोध किया था इन्हीं बगल के। भाई नागपुर की 2 ही चीज प्रसिद्ध है, एक तो नागपुरिया संतरा और दूसरा, अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं नागपुर को जब याद करता हूं तो दीक्षा भूमि से याद करता हूं, जहां बाबा साहब ने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। और पहली बार जब मैं नागपुर आया तो वहीं आया था, दीक्षा भूमि में। ये मेरे लिए गौरव की बात है। इसलिए मैं
क्योंकि आपने विषय संविधान रखा है, संविधान की प्रस्तावना रखी है, तो मुझे यह याद करने की जरूरत है कि बड़ी मुश्किल से यह संविधान बना था और आज उनका शासन है जो संविधान बदलने की बात करते हैं। मैं यहां से एक वाक्य कहना चाहता हूं, तुम दूसरा संविधान तो ला सकते हो, मगर दूसरा अंबेडकर कहां से लाओगे? कहां से ले आओगे दूसरा अंबेडकर जो ऐसा संविधान लिख दे? और ऐसा संविधान जिसका विरोध किया उन लोगों ने, आपको पता है ना किसने विरोध किया था? मगर अब मैं दूसरा पक्ष है, मेरे भाषण का बड़ा आसान तरीका होता है। देखिए, मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मुझे बोलना बड़े अच्छे से आता है और मैं बोल पाता हूं क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें हिम्मत दी है, उन्होंने हमें यह ताकत दी है। तथागत बुद्ध के खिलाफ भी बहुत लोग थे, तथागत बुद्ध डरे नहीं। कबीर के खिलाफ उस समय भी लोग थे, मगर कबीर मेरे पुरखे ने क्या लिखा? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ, तब जाकर के ये भारत ऐसा बना था। कबीर ने लिखा कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी और तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई। इसीलिए नागपुर में दोनों है, दीक्षा भूमि भी है और वो भी है। और उनको सबसे बड़ी चुनौती अगर इस देश में कोई दे सकता है तो वो फूले अंबेडकर पेरियार की विचारधारा है, जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। मैं नाम भी लेना उनका उचित नहीं समझता, आप वजह समझते होंगे। जिस मंच पर बाबा साहब की बात हो, किसी और में इतनी क्षमता कहां कि उनका नाम भी लिया जाए। इसलिए इशारे में ही बोल रहा हूं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों ने कलम और किताब की बात कही है। रविदास ने साफ लिखा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। छोटे बड़े को मिलाने की बात थी ना। और ध्यान से पढ़िए, इस संविधान में आपको रविदास नजर आएंगे, इस संविधान की प्रस्तावना में आपको कबीर नजर आएंगे, इस संविधान की प्रस्तावना में आपको गुरु नानक नजर आएंगे, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद याद आएंगे। इस संविधान कोई मामूली संविधान नहीं, इस संविधान की प्रस्तावना में आपको बुद्ध नजर आएंगे। जब भी समता की बात होगी, जब भी न्याय की बात होगी तो बुद्ध इसमें मिलेंगे। तो संविधान बड़ी मुश्किल से ऐसा बना था भाई, सबको बराबर का अधिकार दिया था, लेकिन आज उस संविधान को भीतर से खोखला कर दिया गया है। मैं भी कड़वी बात बताना चाहता हूं और इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा वक्त न लेकर के आज के कुछ सवालों पर बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। इस व्याख्यान में खड़े होकर मैं केवल इतिहास की बात करूं कि बाबा साहब ने कैसे संविधान बनाया, जयपाल सिंह मुंडा ने कैसे इसकी प्रस्तावना में कुछ चीजें जुड़वाई, कैसे हमारे लोगों ने इसे खूबसूरत संविधान बनाया, तो यह पूरा बात नहीं होगी, क्योंकि उन्हें जितना करना था वो तो करके गए। आपको संविधान, हमें संविधान दे दिया। आज की चुनौती पर अगर बात न होगी तो आने वाली पीढ़ी को यह बात हम कैसे समझाएंगे कि संविधान खतरे में कैसे है। अब उसका 2-3 उदाहरण दे दूंगा और उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत कंटेम्पररी। अभी हाल ही में मैंने जिक्र किया ना, शूद्र का विवाद हमारे उत्तर भारत में आया। एक किताब लिखी हमारे पुरखे ने, गुलामगिरी, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेंगे। तो उन्होंने भी बहुत पहले ये सवाल पूछ दिया था कि अगर मुख से कोई पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भाई मेरे ऊपर कोई मुकदमा न कर दे, पता चला जाना है मुझे वहां और रहने वाला यूपी का हूं जहां बुलडोजर चलने लगा है। अब समझ रहे हैं? लेकिन मैं कोटेशन पढ़ रहा हूं अपने पुरखे महात्मा फूले की लिखी हुई किताब गुलामगिरी से। उन्होंने पूछा ना, इसलिए भारत के संविधान ने सबको बराबर करने की बात कही है। और अब मैं एकदम कंटेम्पररी बात कर रहा हूं, उसी में शूद्र की बात है। अब देखिए, यहां से इस देश के संविधान को समझिए। तो उत्तर भारत में कुछ दिन पहले रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर विवाद हुआ, आपको पता होगा। ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो लोगों ने, हमने भी उस पर अपनी बात रखी, मेरी पीएचडी उसी पर है। तो मैंने कहा कि भाई ताड़ना शब्द का 1956 में जब तुमने किताब छापी तो उसमें लिखा हुआ था दंड देना, यानी शूद्र को दंड दो, नारी को दंड दो, सकल दंड देने के अधिकारी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अवधी भाषा में तो इसका अर्थ है शिक्षा देना। तो हमने कहा कि अच्छा, जहां लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो वहां लिख दो ढोल गंवार। अब
अपना कुछ दिन जाति रख करके वहां कुछ दिन ताड़ना करा लो, नारी की जगह पुरुष लिखवा लो, इसका मतलब वो अर्थ तो नहीं है। शूद्रकार तो शूद्र ही है। तो हमसे किसी ने एक टीवी डिबेट में बैठा है, वही सब माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माई, और मनवा तो 34 पर ऐसे मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, कबीर साहब ने लिखा है। तो आजकल ऐसे जोगी बहुत है, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तो अब मैं तो कबीर को याद कर रहा हूं और किसी पे बोल भी नहीं रहा हूं। उस आदमी ने हमसे कहा कि कर्म से तय था कि कौन ब्राह्मण होगा कौन शूद्र होगा। मैंने एक सवाल किया, मेरी जाति कौन सी है? तो वो कहा शूद्र में आती है, ओबीसी की, क्योंकि हमारे अछूत बना दिया था बाबा साहब ने, तो साफ लिखा है अनटचेबल था। तो ओबीसी किस में आता है? शूद्र में। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं हूं जाति से शूद्र और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, तो मेरा पेशा कौन सा हुआ? तो कहा ब्राह्मण का। तो मैंने कहा फाइनली मैं क्या हूं, ब्राह्मण या शूद्र? वो कहा कि नहीं ये वो। मैंने कहा बस समझ गए ना भाई, तुम कहते हो कि कर्म से सब लोग ब्राह्मण, कर्म से सब शूद्र है, तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर ब्राह्मण है कि नहीं? वो तुरंत कहा नहीं नहीं वो वाला ब्राह्मण नहीं। हमने कहा बस अब यहां से सुनो, ये संविधान बनने का मतलब क्या था? कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं होगा ना। बाबा साहब अंबेडकर का 2 कोटेशन जो सब लोग जानते हैं, फिर भी पढ़ना जरूरी है। 26 नवंबर 1949 का भाषण, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार देकर राजनीतिक बराबरी तो दे दी, मगर यदि इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं निकलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी। आज आपको क्या लगता है, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर हुई? आज भी घोड़ी चढ़ने पर किसी को मारा जाता है, आज भी मूंछ रखने पर कोई मारा गया। संविधान दिवस पर मैं याद करना चाहता हूं अपने बच्चे इंद्र मेघवाल को, जिसको पानी पीने के मटके को छू देने पर मारा गया। मैं याद करना चाहता हूं हाथरस की अपनी उस बहन बेटी को, जिसके जाति देख करके उसको अमानवीय प्रताड़ना दी गई। क्या मिट गया भेद? रोहित वेमुला आपको याद है कि नहीं? डॉक्टर पायल तड़वी आपको याद है कि नहीं? और ये सब आजादी का अमृत काल के पूरा होने के समय की बातें हैं। अब आइए उस विषय पर। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो ओबीसी नहीं याद आया, अब आके आपको ओबीसी याद आया। और जब ओबीसी जाग गया और कहा जाति जनगणना करानी है, तो कहा मेरी नजर में केवल एक ही जाति होती है, वो है गरीब। जब वोट लेना हुआ तो ओबीसी बन गए, और जब अधिकार मांगा ओबीसी ने तो कहा कि हम गरीबी हैं, गरीब को ही वोट देते हैं। 35 साल भीख मांगी, 35 साल भीख मांगी। अरे भाई, हमारे पुरखों ने लिखा कि जो मांगने गया वो मर गया। तब जाकर के हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बराबर का समाज कैसे हुआ? और हम पूछना चाहते हैं कि आजादी के 75 साल बाद इस देश में SC ST OBC प्रोफेसर कितने बने? यहां से भारत का संविधान बचेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉइज लोग हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए। बताइए, पुराने लोग जितने सरकारी नौकरी पाए थे, अब उससे संख्या बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। पुरानी पेंशन बंद हो गई। ये वाला जो आज का प्रधानमंत्री है, इसके पुराने वाले थे, उन्होंने पेंशन बंद की, तो इसने सोचा कि नौकरी खत्म कर देते हैं, सरकारी नौकरी खत्म। 1% से भी कम सरकारी नौकरी बची है। तो संविधान में लिखा है कि आरक्षण मिलेगा, तो आरक्षण सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में था। अब मैं आपको संकेत दे रहा हूं कि कैसे संविधान भीतर से खत्म किया गया। सरकारी शिक्षा को खत्म करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई है, नई शिक्षा नीति 2020। मैं प्रोफेसर हूं, मेरी जिम्मेदारी ये बात कहने की। संविधान की प्रस्तावना कहता है कि न्याय और समता होनी चाहिए ना। किसी की जेब में पैसा हो तो उससे तय ना हो कि उसका बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। और ये काम राज्य का है, सरकार का है, और सरकार कह रही है मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। हॉस्पिटल वहीं क्यों नहीं बनाओगे? स्कूल वहीं क्यों नहीं बनाओगे? ये संविधान कहता है। और इस संविधान के आलोक में आपसे कहने आया हूं कि कैसे भारत का संविधान अंदर से खोखला कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला गया है। ऑनलाइन मोड में वैकेंसी 40% खत्म, और अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ रहे हैं।
और सरकार पहले यूजीसी से चलती थी, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, और यह बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांव के लोगों को उनकी भाषा में ये बात समझाइएगा। हम आपकी भाषा में अलग बोल रहे हैं, लेकिन गांव वालों को समझाइए कि कलम पकड़ने का अधिकार संविधान ने दिया था और कलम छीन ली गई है और आपसे कहा जा रहा है त्रिशूल और तलवार पकड़ लो। ये खतरा है भारत के संविधान पर। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में सिलेबस सेल्फ फाइनेंस बनेगा। सेल्फ फाइनेंस का मतलब समझ रहे, अपने से वो खर्चा उठा ले। पहले इस देश में यूजीसी हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सरकार पैसा देती थी कि ताकि सरकारी शिक्षा मिले, गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर के बच्चे भी अच्छे डीयू और जेएनयू में पढ़ें और अंबेडकर के वारिस बने। सरकार ने कहा कि अब पैसा हम नहीं देंगे, अब लोन देंगे। हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, एजेंसी सरकार की लोन देगी इंस्टीट्यूट को, और इंस्टीट्यूट को लोन वापस करना होगा। तो जब लोन वापस करना है तो इंस्टीट्यूट कम लोन लेना चाहेगा और सोचेगा पैसा अपने से जनरेट करें, और पैसा जनरेट कराने के लिए उसके पास क्या होगा, विद्यार्थी की फीस। और फीस आज की डेट में 400% तक बढ़ गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 440% बढ़ा दी गई। वहां के बच्चे जब आंदोलन किए तो सारे बच्चे आज जेल में हैं। बताइए भारत का संविधान कहां बचा है? फीस 400%। और बताइए सबसे पहले शिक्षा से दूर कौन होगा? जिसको सबसे आखिर में शिक्षा मिलना शुरू होगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चे तो पहली बार अभी ढंग से यूनिवर्सिटी पहुंचना शुरू हुए, और आपने एजुकेशन बेच दी। संविधान यहां से खत्म किया जा रहा है। और अगर सरकारी शिक्षा बिक गई तो आरक्षण आधा खत्म हो गया। इसलिए वो संविधान को भीतर से खोखला कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से वो नहीं खत्म करना चाहते। प्रधानमंत्री बने थे तो माथा झुका दिया था संविधान के ऊपर। इस देश में चाय बेचने वाला अब देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता जब तक इस देश में भारत का संविधान नहीं होता। तो उसी संविधान को बदल दिए ताकि अगली बार कोई दूध बेचने वाला, कोई चाय बेचने वाला अगली बार देश का प्रधानमंत्री न बन पाए। ये खतरा है भारत के संविधान के ऊपर। बताइए सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इलेक्शन कमीशन एक कमीशन हुआ करता था, भारत के संविधान में बना हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी बनी है भारत के संविधान से। चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कैसे होगी? भारत के संविधान में लिखा हुआ है, और सारा नियम उन्होंने बदल दिया है। अब जहां चुनाव आता है तो उनकी पार्टी बाद में प्रचार करने जाती है, पहले उनका इलेक्शन डिपार्टमेंट पहले चला जाता है। ईडी, सीबीआई, विपक्ष के नेताओं को पकड़ो, जेल में डाल दो। संविधान कितना बचा है? ईवीएम से वोटिंग होती है। अभी ईवीएम पर और ज्यादा बोलने का मतलब नहीं है। मशीन, दिमाग हैक कर लिया है, मशीन की बात ही छोड़िए। ये संविधान पर खतरा है। अगर संवैधानिक संस्थाएं ही बर्बाद हो जाएंगी तो संविधान बचेगा किससे? संविधान किसी इस प्रस्तावना या उससे बना हुआ कोई दस्तावेज का नाम नहीं है। बाबा साहब की दूसरी चेतावनी याद करना चाहता हूं। दुनिया का कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे ना हुए तो वो संविधान कागज का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाएगा। ये चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को इस देश को दे दी थी। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहां तक कह दिया था कि इसकी हालत यह है कि अगर मौका मिलेगा तो मैं ही इसको सबसे पहले नकार दूंगा। बोला था कि नहीं डॉक्टर अंबेडकर ने? इसलिए क्योंकि इसको लागू करने वाले लोग ठीक नहीं है। और आज संविधान खतरे में है। नागपुर के लोगों, हमें इस खतरे को गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हमने संविधान का लाभ लिया है। आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद पूछेंगी कि तुम जब थे तो सरकारी नौकरी थी, तुम जब थे तो सरकारी शिक्षा थी, तुम जब थे तो संविधान जिंदा था, तुम हमारे लिए कौन सा भारत छोड़ के गए? उनका धर्म वाला राष्ट्र बनाने वाला। 24 का चुनाव आ रहा है और उन्होंने ये कह दिया है कि संविधान बदलेंगे। पता है कि नहीं? किसी और ने नहीं कहा। इस देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने लेख लिख करके कहा है कि अब इस देश के संविधान को बदल देने की जरूरत है। और यह तथ्य तो सबको पता होगा। संविधान क्यों बदल देने की जरूरत है? क्योंकि हर धर्म की किताब के ऊपर है संविधान, और कुछ लोग अब इसे नीचे करके धर्म ऊपर करना चाहते हैं। यह खतरा है इस देश के संविधान के ऊपर। अब एक आखिरी में एक और कोटेशन जिसमें कामयाबी क्यों हो रही है इनको और हमें क्या करना है, मैं यहां अपनी बात खत्म करूंगा। अब भारत के संविधान का आर्टिकल 51A वो कहता है कि इस देश में लोगों को, अच्छा शिक्षा आपकी पहले ही बर्बाद कर दी, अब पढ़े लिखे लोग हैं नहीं,
नौकरी आपको मिलेगी नहीं तो 5 किलो अनाज तो 5 साल मिलेगा, आप कहेंगे उसी में सब कुछ मिल रहा है। तो शिक्षित जनता नहीं है तो संविधान को जानेगी कैसे? आज हमारे सामने ये चुनौती है। मैं अभी बस्तर गया था तो वहां के लोगों ने पतले पतले संविधान छपवाए थे, आसान भाषा में छपवाया था, और गांव में उसे बांटते हैं कि संविधान को पढ़ो, इसमें तुम्हें ये अधिकार मिला। हमारे लोग अभी यही नहीं जान पाए कि संविधान से हमें मिला क्या है। तो पहला निवेदन मेरा पूरे देश के लोगों को यही रहता है कि आप अपने लोगों को, हमारे लोगों को ये बात समझाइए कि संविधान नहीं था तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, संविधान नहीं था तो तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। और ये तो महाराष्ट्र की जमीन है। हम भले याद करते हैं ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम को, हम भले याद करते हैं शाहू जी और फूले साहब को, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वही इलाका इस देश का है जहां गले में मटका और पीठ पर झाड़ू बांधा गया था। उनको बस ये बात बताने की जरूरत है कि संविधान नहीं था तो क्या था, संविधान है तो क्या क्या मिला है। सीना तान कर जिनको कहा था कि मुख्य सड़क से नहीं चलेंगे, आपकी मेहरबानी देखिए, वो हवाई जहाज से उड़ के आते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब का भारत बनाएंगे। ये बदलाव आया ना भारत के संविधान से। इसलिए मेरा मानना यह है, हम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि आसान भाषा में, हम पढ़े लिखे लोग नौकरी पा गए तो गांव में जाते नहीं, अपने लोगों से मिलते नहीं। और एक किस्सा बता दूं पुराने लोगों को, बाबा साहब अंबेडकर के पास एक व्यक्ति गया जो उन्हीं की अपनी कम्युनिटी से था, और उसने जाकर बाबा साहब से कहा कि मैं आईएएस बन गया। उस समय आईसीएस था, और उस समय अब जो आईएएस कहा जाता है, जो कलेक्टर, बहुत बड़ा पद। उसने कहा कि बाबा साहब आपकी वजह से आईएएस बना हूं, बहुत बड़ी नौकरी मुझे मिल गई, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, बताइए आपके लिए क्या करूं। बाबा साहब ने कहा कि गांव जाते हो? उसने कहा नहीं। तो बाबा साहब ने कहा महीने में 2 बार अपने गांव जाया करना, अपनी बस्ती जाया करना। तुम्हें पुलिस सुरक्षा मिली है? तो कहा हां। तो कहे पूरी पुलिस सुरक्षा लेके, नीली बत्ती की गाड़ी लेकर के तुम अपने गांव महीने में 2 बार जाया करो। तो उसने पूछा कि करना क्या है? कहा कुछ नहीं, केवल अपने गांव जाकर के लौट आया करना। तो बाबा साहब ने जाते हैं तो उससे कहा तुम्हारे लोग जब तुम्हें देखेंगे अच्छे कपड़ों में, तब ये उनको आत्मविश्वास आएगा कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति जब आईएएस बन सकता है तो अगली बार फिर वहां से कोई बच्चा पढ़ने निकलेगा और वो आईएएस बनना चाहेगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा तुम गांव जरूर जाया करना। डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो उनसे और कुछ मांग लेते। डॉक्टर अंबेडकर ने मांगा अपने समाज की भलाई, और हमको नौकरी मिली तो हम अपने गांव से दूर हो गए। मैं तो वैसे भी ठेके पर प्रोफेसर हूं, आप जानते हैं कि नहीं, परमानेंट नहीं हूं, लेकिन इतना जोखिम केवल इसलिए उठाया हूं कि हमारे ऊपर कर्ज है इस कंधे पे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय हिंद।